यस हाय बेटा, दिस साइड सी एस हरीश मथारिया। और 11th स्टैंडर्ड में लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ लिया था मेरे बच्चे? कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हमने देखे थे। एक बार देखो तो जरा कौन कौन से कॉन्सेप्ट थे। कंजर्वेटिज्म देख लिया था, है ना। मुझसे शादी करोगी सलमान खान मूवी याद आ रहा है क्या? फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंसेस और लॉसेस के लिए आपने अभी से क्या क्रिएट करना है बेटा? प्रोविजन क्रिएट करना है। फ्यूचर में होने वाली इनकम को आज अपने एंटिसिपेट नहीं करना है। उसके बाद पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या कह रहा था? जो कि गोइंग कंसर्न के हिसाब से बिजनेस का लाइफ इनफाइनेट है, तो उस इनफाइनेट लाइफ को हमने 12 मंथ के इंटरवल में डिवाइड कर दिया था। ऐसा किसने बोला था? पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट ने। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है बेटा? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि हे अकाउंटेंट सुन, जब भी तो अकाउंटिंग करेगा तब तूने वो ही ट्रांजेक्शन का अकाउंटिंग करना है विच यू कैन मेजर इन मनी और मनीज वर्थ। जो ट्रांजैक्शन को तू मनी और मनी जरूरत में मेजर नहीं कर सकता उसका अकाउंटिंग भी नहीं करना है मेरे बच्चे। और गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का कहना था कि व्हाइल रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन और व्हाइल डूइंग एन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यू हैव टू थिंक, आपने ऐसा सोचना है कि बिजनेस का लाइफ इनफाइनेट है। अगर आप ये सोच के अकाउंटिंग करते हो कि बिजनेस का लाइफ इनफाइनेट है तो आप बिल्कुल सही है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हो। और ये जो रेड कलर के बॉक्स में आपको दिख रहा है बेटा, इसमें हमने आपको क्या समझाया था कि असेट और एक्सपेंस को बाइफरकेट करने वाला गोइंग कंसर्न ही है। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म आइटम को बाइफरकेट करने वाला गोइंग कंसर्न ही। अगर याद नहीं आ रहा होगा तो एक बार पिछला लेक्चर प्लीज एक बार फिर से देखना मेरे बच्चे, और पेन पेपर लेकर के बैठना। 1000% कॉन्सेंट्रेट करना है। और बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता था कि ओनर एंड बिजनेस आर सेपरेट पर्सन। मतलब जब भी आप अकाउंटिंग करोगे तो आपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करना है, ना कि किसी थर्ड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप ये सोच के अकाउंटिंग कर रहे हो दैट मींस यू आर फॉलोइंग द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। याद आ रहा है क्या? दोस्ती दोस्ती की जगह पे, धंधा धंधे की जगह पे। यस और नो? सो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट, पीरियोडिसिटी, कंजर्वेटिज्म, इतने कॉन्सेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में देख लिए थे। चलो बेटा अब मैं आगे बता रहा हूं, प्लीज ध्यान देना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, कौन से कलर का पेन लूं? हाँ ये ले लेता हूं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मेरे बच्चे कॉस्ट कॉन्सेप्ट। प्लीज ध्यान देना, ये सारे कॉन्सेप्ट आगे फिर से बार बार आने वाले हैं, बिल्कुल चिंता मत करना। कॉस्ट कॉन्सेप्ट का कहना है हे अकाउंटेंट सुन, जब भी तो अकाउंटिंग करेगा तब तूने क्या करना है? असेट को खरीदने से लेके तो रेडी फॉर यूज करने तक जो जो कॉस्ट तूने तेरे जेब से इनकर किया उतने ही कॉस्ट पे अकाउंटिंग करना है। यू हैव टू अकाउंट फॉर, देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं बेटा, यू हैव टू अकाउंट फॉर द असेट्स एट इट्स कॉस्ट एंड नॉट इट्स मार्केट वैल्यू। उसके मार्केट वैल्यू पे नहीं, उसके मार्केट वैल्यू पे नहीं, आपने उसकी कॉस्ट पे अकाउंटिंग करना है। यानी असेट खरीदने से लेके तो रेडी फॉर यूज, हे कम ऑन, रेडी फॉर यूज, उसको यूज करने के लिए रेडी करने तक जो जो खर्चे आपने स्पेसिफिकली असेट के लिए इनकर किए, है ना। असेट खरीदा था 10,000 में, उसको लाने का खर्चा आया 1,000, है ना। इंस्टॉलेशन के लिए लगा 1,000, तो टोटल असेट को रेडी फॉर यूज करने तक कितना खर्चा आया? 12,000। तो 12,000 ये हो गई मेरे बच्चे असेट की कॉस्ट। और आपने इसी कॉस्ट पे अकाउंटिंग करना है। फिर उस असेट की मार्केट वैल्यू चाहे 15 हो चाहे और कोई भी हो। मतलब आप जब भी अकाउंटिंग करोगे तो आपने आपके जेब से कितनी कॉस्ट इनकर की उस कॉस्ट पे आप अकाउंटिंग करो, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, एट द टाइम ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। यस और नो? अगर आप ऐसा कर रहे हो दैट मीन्स आप कॉस्ट कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हो। इसी को प्यार से हिस्टोरिक कॉस्ट भी कहते हैं। इसी को प्यार से हिस्टोरिक कॉस्ट लिख के दे देता हूं पूरा, HISTORIC, हिस्टोरिक कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिक कॉस्ट कॉन्सेप्ट यानी असेट खरीदने से लेके तो रेडी फॉर यूज करने तक जो 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 खर्चे लगे स्पेसिफिकली उस असेट के लिए, ऑल नेसेसरी एक्सपेंसेस इनकर्ड टू ब्रिंग दैट असेट टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन और रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज, वो सारे खर्चे आपने उस असेट की कॉस्ट में ऐड करना है। क्यों ऐड करते हैं मैं बताऊं अंदर की बात, क्योंकि वो सारे खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सर अब ये क्या नई चीज आ गई बताता हूं। असेट को खरीदने से रेडी फॉर यूज करने तक जो जो खर्चे स्पेसिफिकली आप असेट के लिए इनकर करते हो वो सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है। यस और नो? कैपिटल एक्सपेंडिचर असेट की वैल्यू में ऐड हो जाते हैं। इस ऐड करने की प्रोसेस को कहते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस। यस और नो? छोड़ो ना, हमें क्या, अपने को क्या,
असेट खरीदने से रेडी फॉर यूज करने तक जो जो कॉस्ट आपने आपके जेब से इनकर की वो सारी कॉस्ट पे आपने अकाउंटिंग करना है। बस अगर आप ऐसा कर रहे हो दैट मीन्स यू आर फॉलोइंग द कॉस्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मेरे बच्चे, ध्यान देना। कंजर्वेटिज्म हो गया था, कॉस्ट हो गया था, बिजनेस एंटिटी हो गया, गोइंग कंसर्न हो गया, मनी मेजरमेंट हो गया। अगला कॉन्सेप्ट है मेरे बच्चे अक्रूवल कॉन्सेप्ट। अक्रूवल कॉन्सेप्ट, अक्रूवल का कहना है हे अकाउंटेंट सुन, अक्रूवल का कहना है हे अकाउंटेंट सुन, जब भी तो अकाउंटिंग करेगा तब तूने सिर्फ नगद ट्रांजैक्शन का नहीं, उधारी वाले ट्रांजैक्शन का भी अकाउंटिंग करना है। आसान भाषा में, थोड़ा सा टेक्निकल बोल रहा हूं, मतलब तूने इनकम और एक्सपेंसेस का अकाउंटिंग करना है। वो इनकम मिलो चाहे ना मिलो, एक्सपेंस का पेमेंट हो चाहे ना हो। थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूं। हे अकाउंटेंट सुन, तू इनकम की अकाउंटिंग करेगा, यू हैव टू अकाउंट फॉर द इनकम। फिर वो इनकम मिलो चाहे ना मिलो, जैसे ही कोई इनकम अक्रू हो गया, ड्यू हो गया, लागू हो गया, अक्रू हो गया, ड्यू हो गया, लागू हो गया, तूने उसका अकाउंटिंग कर देना है, तूने उसका अकाउंटिंग कर देना है। फिर वो इनकम मिलो चाहे ना मिलो, इनकम लागू हो गया, अकाउंटिंग कर दे। सर इसका एग्जांपल, ये प्रोडक्ट मैंने बेच दिया एक कस्टमर को 10,000 रुपए में, बरोबर है। कस्टमर बोला साहब अभी पैसा नहीं है, मैंने ठीक है कल दे देना। भले ही मुझे अभी सेल का 10,000 रुपए मिला नहीं, लेकिन इनकम लागू हो गया, वो कस्टमर से पैसा लेना बाकी है, ड्यू हो गया उसके ऊपर। तो क्या हुआ, मुझे मिला नहीं पैसा, तो क्या हुआ, मुझे सेल का पैसा मिला नहीं, बट फिर भी मैं सेल की अकाउंटिंग करता हूं। कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल, बेसिक्स ऑफ एंट्रीज याद आ रही है क्या? फिर भी मैं सेल का अकाउंटिंग करता हूं, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल। क्यों किया? जस्ट बिकॉज ऑफ अक्रूवल कॉन्सेप्ट। अक्रूवल कहता है हे अकाउंटेंट सुन, यू हैव टू अकाउंट फॉर द इनकम एज एंड व्हेन, जैसे ही वो इनकम ड्यू हो गया, अक्रू हो गया, लागू हो गया, फिर वो इनकम मिलो चाहे ना मिलो, इनकम की अकाउंटिंग कर दे, इनकम मिलो चाहे ना मिलो, ये सुन। और ऐसे एक्सपेंसेस के भी बारे में बात करता है। हे अकाउंटेंट सुन, जैसे ही कोई एक्सपेंस अक्रू हो गया या ड्यू हो गया या लागू हो गया, तूने उसका अकाउंटिंग कर देना है, अकाउंट फॉर कर देना है। फिर वो एक्सपेंस का पेमेंट करो चाहे ना करो, एक्सपेंस का पेमेंट हुआ हो चाहे ना हुआ हो, पेड और नॉट पेड, आपने उसकी अकाउंटिंग कर देना है। दैट्स इट, गेम और अक्रूवल कॉन्सेप्ट खत्म। सो आसान भाषा में अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है हे अकाउंटेंट सुन, तूने इनकम या एक्सपेंसेस का अकाउंटिंग करना है, फिर वो इनकम मिलो चाहे ना मिलो, एक्सपेंस का पेमेंट हुआ हो चाहे ना हुआ हो, जैसे ही वो इनकम या एक्सपेंसेस अक्रू हो जाते हैं, ड्यू हो जाते हैं, लागू हो जाता है, अपने उसका अकाउंटिंग कर देना है। उसके इनकम के मिलने ना मिलने की राह नहीं देखना है, एक्सपेंसेस के पेमेंट ना पेमेंट करने की राह नहीं देखना है। जैसे ही कोई इनकम या एक्सपेंस अक्रू हो जाता है, ड्यू हो जाता है, लागू हो जाता है, आप उसकी अकाउंटिंग कर दो। सर ये लागू होना, ड्यू होना, अक्रू होना मतलब क्या है? बता रहा हूं, सुनो सुनो सुनो। जैसे मान लो ये मेरा एक एम्प्लॉय है, ये 1 तारीख है, 30 तारीख है, एम्प्लॉय ने 1 से 30 तारीख तक काम किया। एम्प्लॉय मेरे यहाँ पे कामगार है, जैसे ही 30 तारीख खत्म हो गई, ये एम्प्लॉय के पास पूरा अधिकार है, ये मेरे पास आकर के इसकी सैलरी डिमांड कर सकता है क्या? जैसे ही 30 तारीख आ गई, मेरे लिए सैलरी ड्यू हो गई, लागू हो गई, मुझे देना पड़ेगा। एम्प्लॉय बोलेगा सर आपके ऊपर सैलरी लागू हो गई, महीना खत्म हो गया, चलो सैलरी कब दोगे? देखो सैलरी ड्यू हो गई, लागू हो गई बेटा, लागू हो गई, सैलरी ड्यू हो गई, लेकिन मैं पेमेंट कब करूंगा? हाँ ठीक है, अगले महीने के 5 तारीख को ले लेना। अब बताओ, मैं सैलरी पे कर रहा हूं अगले महीने की 5 तारीख को, लेकिन मैं एंट्री करता हूं 30 तारीख को, जर्नल एंट्री करता हूं 30 तारीख को। भले पेमेंट कब किया मैंने, भले पेमेंट कब किया मैंने? 5 तारीख को। 30 तारीख को पे किया क्या? नहीं, बट फिर भी मैं 30 तारीख को सैलरी की एंट्री कर लेता हूं। सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेएबल अकाउंट। सैलरी पेएबल म्हणजे सैलरी देने बाकी, उधारी देने बाकी, देना बाकी है, सैलरी पेएबल, जो भी सैलरी रहेगी सैलरी टू सैलरी पेएबल। और 5 तारीख को एंट्री करूंगा सैलरी पेएबल अकाउंट डेबिट, सैलरी पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश,
टू कैश, यस और नो। एंट्रीज के बारे में चिंता मत करना, एंट्रीज आगे आने वाली बेटा, अभी तो हमने सिर्फ बेसिक्स ही देखा है, एंट्रीज नहीं समझ में ही चलेगा। बस इतना ध्यान रखना, इनकम या एक्सपेंसेस का भैया अकाउंटिंग करना है, इनकम जैसी लागू हो गया, एक्सपेंस जैसी लागू हो गया, अकाउंटिंग कर दो। इनकम के मिलने की राह मत देखो और एक्सपेंसेस के पेमेंट की राह मत देखो। अभी जो बता रहा हूँ वो 30-40% भी समझ में आया, मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि पूरे सब्जेक्ट में मैं कॉन्सेप्ट बार 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 रिवाइज करवाने वाला हूँ, यस और नो। चलो आगे, पक्की बात। हाँ, फिर भी अगर किसी को बच्चे को कोई डाउट है बेटा, आपके पास में व्हाट्सएप नंबर है, आप डेफिनेटली मुझे उस पर भेज सकते हो। डन। चलो आगे चल दो बेटा, प्लीज ध्यान देना। अक्रूवल कॉन्सेप्ट हो गया। अक्रूवल कॉन्सेप्ट के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मेरे बच्चे, प्लीज ध्यान देना। अक्रूवल के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, प्लीज ध्यान दे दो, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का कहना है, हे अकाउंटेंट सुन, पिछले पीरियड में आपने जो अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो किया था, सर अभी अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है सब बताता हूं। सेम अकाउंटिंग पॉलिसी आपने इस पीरियड में भी फॉलो किया, सेम आप आगे फॉलो करने वाले हो। यानी पिछले पीरियड में जो फॉलो किया सेम अकाउंटिंग पॉलिसी आप इस पीरियड में फॉलो कर रहे हो, मतलब आप कंसिस्टेंट हो, आप रेगुलर हो। तुम्ही रोज वर्गात जाता, यू आर कंसिस्टेंट। तुम्ही रोज वर्ग बुडवता, यू आर स्टिल कंसिस्टेंट। आप रेगुलर बेसिस पे जो आप काम कर रहे हो, आप रेगुलर बेसिस पे जो काम कर रहे हो, आप उसमें कंसिस्टेंट हो, ऐसा बोला जाएगा, यस और नो। सो कंसिस्टेंसी कहता है, हे अकाउंटेंट सुन, पिछले पीरियड में जो तूने अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो किया था, अगर सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज तू इस पीरियड में भी फॉलो कर रहा है, दैट मींस यू आर कंसिस्टेंट, और आप कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हो, यस और नो। गर्म पानी पीना पड़ता बेटा बीच बीच में, बराबर है। सर इसका एग्जाम्पल, जैसे मान लो पिछले पीरियड में मैंने इन्वेंट्री, स्टॉक, अनसोल्ड गुड, माल, उसका वैल्यूएशन किया था, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, सब आगे आने वाला बेटा। इस पीरियड में भी सेम वही मेथड से किया, आगे भी वही मेथड से कर रहा हूं। पिछले पीरियड में मैंने डेप्रिसिएशन के लिए मेथड यूज किया था स्ट्रेट लाइन मेथड। सर डेप्रिसिएशन क्या है, इसके ऊपर एक स्पेशल चैप्टर है मेरे बच्चे, बताऊंगा। इस पीरियड में भी मैं डेप्रिसिएशन म्हणजे घसारा, जी अपन असेट यूज करतो ना, अपन जो असेट यूज करते हैं, असेट यूज करने के बाद उसकी जो वैल्यू कम होती है, जितने से वैल्यू कम होगी उसे हम लोग प्यार से डेप्रिसिएशन बोलते हैं, घसारा, मराठीत काय म्हणतात घसारा। असेट यूज कर करके उसकी जो वैल्यू कम होती है, जी ज्याची जी झीज होते, झीज असेट घासून जाते, जी त्याची व्हॅल्यू जी कमी होते, तो जितने से वैल्यू कम हो उसे मैं बोलता हूं डेप्रिसिएशन। तो उस डेप्रिसिएशन की मेथड होती है बच्चे, पिछले पीरियड में ये मेथड से था, इस पीरियड में भी यही मेथड से, आगे भी यही मेथड है, मतलब हम लोग कंसिस्टेंट है। हम लोग जो पॉलिसी पिछले पीरियड में फॉलो किए सेम पॉलिसी इस पीरियड में भी फॉलो कर रहे, दैट मीन्स वी आर कंसिस्टेंट, we are consistent, we are following the consistency concept, yes or no। आगे और चल रहा हो बेटा, 9th नंबर का कॉन्सेप्ट है, अच्छे से ध्यान देना। सब्सटेंस बहुत काम का है, सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म, सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म। बच्चों एक सजेशन दूंगा, ये जो कॉन्सेप्ट वाला लेक्चर है, ये लेक्चर आपने आगे भी अगर जर्नल एंट्रीज के बाद भी देखा तो भी चलेगा। जर्नल एंट्रीज आपकी होने के बाद, आपको अकाउंटिंग की अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग आने के बाद भी देखा तो चलेगा, जो कि आपके 12th बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक है ना 12th बोर्ड की, तो उस बुक में सबसे पहले नंबर के चैप्टर में दिया है, इसीलिए मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। अदरवाइज मैं बच्चों को सजेशन देता हूँ कि आप सेकंड चैप्टर होने के बाद ही अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का लेक्चर देखो, है ना, क्योंकि इसमें काफी सारी चीज है, मेथड्स है, डेप्रिसिएशन, काफी सारी ऐसी टर्म्स है जो बच्चों का अभी 10th हुआ है, ज्यांची सध्या 10वी झाली, त्यांना खूप काही टर्म्स माहिती नसतात, बरोबर है। तो बिल्कुल चिंता मत करना, इसीलिए मैंने बोला कि इसमें 30-40% भी समझ में आए तो ओके, मोर देन सफिशिएंट। आगे कॉन्सेप्ट में समय समय पे फिर से रिपीट करने वाला हूँ। सब्सटेंस और लीगल फॉर्म के बारे में क्या कहना है बेटा, यहां पे सब्सटेंस वस्तु स्थिति, वस्तु स्थिति, सब्सटेंस को देख के अकाउंटिंग करो, लीगल फॉर्मेलिटी को चूल्हे में डालो।
यानी जब भी आप अकाउंटिंग करोगे तब आपने लीगल फॉर्मेलिटी को इज्जत नहीं देना है, लीगल फॉर्म को इज्जत नहीं देना है, आपने सब्सटेंस, वस्तु स्थिति, इकोनॉमिक रियलिटी को देख के अकाउंटिंग करना है। सर एग्जाम्पल सुनना जरा बेटा, प्लीज ध्यान देना। ये यहाँ पे साल शुरू हुआ, यहाँ पे साल खत्म हो गया, यहाँ पे साल शुरू हुआ, साल खत्म हो गया। ये यहाँ पे मैंने BMW कार परचेस किया, BMW कार खरीद लिया। अब ये कार असेट है ना, बरोबर है, यहाँ पे मैंने इस डेट पे खरीदा, लेकिन क्या हुआ, इस कार का जो बिल है वो बिल मिलेगा अगले साल में, देखो 8-10 दिन बाद। यहाँ इस कार की RC बुक, बिल, मतलब ये कार का लीगल ओनर मैं कब बन रहा हूं, 8 दिन बाद। यहाँ साल खत्म हो रहा है, यहाँ साल खत्म हो गया, लीगल ओनर कब बना, नेक्स्ट ईयर में, साल खत्म होने के 6-7 दिन बाद। अब बताओ मैं कार की अकाउंटिंग एंट्री इस डेट पे करूं कि ये जो जिस दिन मैंने परचेस किया इस डेट पे करूं? लीगल ओनर कब बना, इस डेट को, 7-8 दिन बाद। कार कब खरीदा, इस डेट को। लीगल ओनर कब बना, इस डेट को। तो भैया आप जनरल कॉमन सेंस वाला आदमी बोलेगा भैया कार का तुम जिस दिन लीगल ओनर बने उस दिन अकाउंटिंग करो, लेकिन ये गलत है। सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म कहता है भैया वस्तु स्थिति, कार कब आ गई थी, इस डेट को कार आ गई थी। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो क्या हुआ, तुच्छ पेपर डॉक्यूमेंटेशन वर्क के लिए 7-8 दिन लग गए, लेकिन कार आ गई थी ना इस डेट को। तो वस्तु स्थिति के हिसाब से अकाउंटिंग इस डेट पे करना चाहिए। अगर आप कार का अकाउंटिंग इस डेट पे कर रहे हो तो आप सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म ये कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हो। क्या बोलते हो मेरे बच्चों, यस और नो? लीगल फॉर्मॅलिटी को चुले में जान दो, लीगल फॉर्मॅलिटीला चुल्यात टाका आणि वस्तुस्थितीला बघून एंट्री करायची, आणि वस्तुस्थितीला बघून एंट्री करायची बाळा। यस और नो? क्लियर है? डन? आगे फिर से आने वाला है, चिंता मत करना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मेरे बच्चे, पेन चेंज कर लेता हूं। कौन कौन सा हो गया एक बार कॉन्सेप्ट देख लो बेटा। सब्सटेंस और लीगल फॉर्म हो गया, कंसिस्टेंसी हो गया, अक्रूवल हो गया, कॉस्ट हो गया, कंजर्वेटिज्म हो गया, पीरियोडिसिटी हो गया, मनी मेजरमेंट, गोइंग कंसर्न और बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हो गया है। ओ हो, चलो अगला कॉन्सेप्ट बेटा। देखना जरा एक बार नोट्स देखना। सर ये नोट्स आम्हाला भेटणार का? हो बाळा। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हो गया, मनी मेजरमेंट हो गया, कॉस्ट कंसेप्ट हो गया, जो मैंने पढ़ाया वो ही इस नोट्स में लिखा हुआ है बेटा। कंसिस्टेंसी हो गया, कंजर्वेटिज्म हो गया, गोइंग कंसर्न हो गया, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट हमारा बाकी है। चलो एक बार ध्यान देना बेटा, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है? रियलाइजेशन स्पेलिंग SAZATION, जो लिखना लिख लेना, दोनों भी करेक्ट है बेटा। सो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कहता है, प्लीज ध्यान देना, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत अक्रूवल के जैसा है। अक्रूवल में इनकम और एक्सपेंस दोनों भी था, रियलाइजेशन सिर्फ इनकम की बात करता है। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कहता है, हे अकाउंटेंट सुन, तूने रेवेन्यू की अकाउंटिंग करना है, अकाउंट फॉर करना है, जैसे ही वो रेवेन्यू रियलाइज हो जाए, जैसे ही वो रेवेन्यू रियलाइज हो जाए, एज एंड व्हेन, जैसे ही वो रेवेन्यू रियलाइज हो जाए तो उसकी अकाउंटिंग कर देना। अब रेवेन्यू रियलाइज होना मतलब क्या? बेस्ट एग्जांपल है, मैंने फोन बेचा, मेरे पास पैसा आ गया, फोन बेचा, पैसा आ गया, बोलो रेवेन्यू रियलाइज हो गया? यस। अकाउंटिंग कर दो? यस। दूसरी केस, फोन बेचा, पैसा नहीं आया, पैसा नहीं आया तो क्या हुआ? क्या मेरे पास लीगल राइट आ गया? क्या लीगल राइट? जिसको फोन बेचा उधारी में, उससे पैसा नहीं आया, लेकिन अगर वो पैसा नहीं दे तो मैं उसको कोर्ट में घसीट के लेके जा सकता हूं और मेरा पैसा वसूल कर सकता हूं। ये लीगल राइट मेरे पास आ गया है क्या? यस, लीगल राइट आ गया है। तो क्या हुआ? पैसा नहीं आया, लेकिन लीगल राइट है क्या पैसा वसूल करने का? यस, लीगल राइट है मेरे बच्चे, पैसा वसूल करने का लीगल राइट है, लीगल राइट है। प्लीज ध्यान देना, बरोबर है। अब लीगल राइट मेरे पास है, लीगल राइट मिल जाना चलेगा, पैसा मिल जाना चलेगा, दोनों में से कोई भी एक चीज हो गई, यस मैं अकाउंटिंग कर दूंगा। सो एक बार फिर से ध्यान देना, या तो रेवेन्यू, जैसे सेल, ये रेवेन्यू का एग्जांपल है, बरोबर है, या तो सेल रेवेन्यू, या तो एक्चुअल में मिल जाना,
या तो उस रेवेन्यू को रिकवर करने का लीगल राइट मिल जाना, या तो सेल का जो भी था रेवेन्यू या कोई भी रेवेन्यू, मैंने सेल तो एक एग्जांपल लिया, सेल हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, कमीशन मिल रहा है, समझ में आया, कोई भी रेवेन्यू या तो एक्चुअल में मिल जाना उसकी अकाउंटिंग करो, या तो उसे रिकवर करने का लीगल राइट मिल जाना तो भी उसकी अकाउंटिंग करो। देखो बेटा, या तो रेवेन्यू मिल गया या तो उसको रिकवर करने का लीगल राइट मिल गया, दोनों में से कोई एक चीज भी अगर हो जाती है तो हम लोग बोलेंगे यस रियलाइज हो गया, और जैसे ही रियलाइज हो गया उसे रिकॉग्नाइज कर दो। सर रिकॉग्नाइज कर दो मतलब अरे बाबा अकाउंटिंग कर दो, दैट्स इट। अगर आप ऐसा कर रहे हो दैट मींस यू आर फॉलोइंग द रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कहता है इनकम की आपने अकाउंटिंग करना है जैसे ही वो इनकम रियलाइज हो जाए, यस और नो। और इनकम रियलाइज होने का अर्थ होता है या तो वो इनकम मिल जाना या तो इस इनकम को रिकवर करने का लीगल राइट मिल जाना, इन दोनों में से कोई एक चीज भी हो जाती है तो यस हम लोग बोलेंगे रियलाइज हो गया इनकम, और इनकम रियलाइज हो गया तो उसे रिकॉग्नाइज कर दो, है ना। फिर इनकम चाहे मिलो चाहे इनकम ना मिलो, नहीं मिला तो क्या हुआ, इनकम चाहे मिलो चाहे ना मिलो उसकी अकाउंटिंग कर देंगे, यस और नो। ये था रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। अक्रूवल कॉन्सेप्ट हमने देख लिया बेटा, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हमारा देखना बाकी है। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, अच्छे से ध्यान देना। ड्यूअल एस्पेक्ट और डिस्क्लोजर दोनों भी, ड्यूअल एस्पेक्ट है डिस्क्लोजर है, बरोबर है, और मटेरियलिटी। चलो अभी देखना अच्छे से, जरा मैं साइड में निकाल रहा हूं इसको, आ जाओ मेन स्क्रीन के बेटा, साइड में आ जा तो, हाँ ओके, चलो आ जाओ बेटा। ड्यूअल एस्पेक्ट, डिस्क्लोजर, मटेरियलिटी, रेवेन्यू मैचिंग, है ना। ये इतने कॉन्सेप्ट हमारे बाकी है, और उसमें मैं सबसे पहले क्या बता रहा हूं, देखो 1 2 3 4, सबसे पहले बता रहा हूं ड्यूअल एस्पेक्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट लिख लो बेटा, लिखो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मेरे बच्चे, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से ध्यान देना। ड्यूअल एस्पेक्ट कहता है हर ट्रांजैक्शन के दो नजरिए हैं, देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी ट्रांजैक्शंस, देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन, हर ट्रांजैक्शन को दो नजरिए से देखना है मेरे बच्चे, दो नजरिए से। सर कौन से दो एस्पेक्ट है, डेबिट एस्पेक्ट, क्रेडिट एस्पेक्ट। सर दो ही क्यों, तीन क्यों नहीं, क्योंकि दुनिया में लेन देन होता है मेरे बच्चे, लेन देन होता है, जब भी हम लोग कुछ लेते हैं तो कुछ देते हैं, और हर बार वो लेन देन इक्वल अमाउंट का होता है। कौन से दो एस्पेक्ट है, टू एस्पेक्ट है, डेबिट एस्पेक्ट, क्रेडिट एस्पेक्ट, दो ही एस्पेक्ट क्यों, क्योंकि बेटा लेन देन है, और लेन देन हर बार कैसा रहेगा बेटा, इक्वल रहेगा, लेन देन हर बार कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा, यस और नो। चल साफ सफाई हो रही है ना, इसलिए पहनना जरूर है बेटा। सो लेन देन हर बार इक्वल रहेगा, दो एस्पेक्ट है, दो अप्रोच है, दो नजरिए है, दो नजरिए। सर अभी भी समझ नहीं आ रहा है, समझेगा बेटा प्लीज ध्यान देना। जब भी आप दुकानदार से कुछ लेते हो, जैसे आपने कार खरीदा 1 लाख रुपए का, तो आप क्या करते हो, कार अकाउंट डेबिट करते हो 1 लाख रुपए, और एक बार कैश अगर आपने पे कर दिया तो कैश अकाउंट आप क्रेडिट कर देते हो 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए आपने एक ही बार दिया, लेकिन एक बार आप उसी 1 लाख को कार बोल के डेबिट करते हो, एक बार उसी 1 लाख को कैश बोल के क्रेडिट करते हो। 1 लाख रुपए एक ही बार दिया है, दो बार नहीं दिया है। इसी 1 लाख को हमने दो नजरिए से देखा, डेबिट एस्पेक्ट और क्रेडिट एस्पेक्ट। एक बार कार बोल के डेबिट किया और एक बार कैश बोल के क्रेडिट किया, दो नजरिए क्यों, क्योंकि दुनिया में लेन देन है मेरे बच्चे, यस और नो। इसे कहते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट।
और यही वो कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से आपकी अकाउंटिंग में हर बार डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होता है। यही वो कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से आपकी बैलेंस शीट काफी बच्चों को पता नहीं क्या है, तो आगे मैं बताने वाला हूं। बैलेंस शीट आपकी टैली होगी। यही वो कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से आपका ट्रायल बैलेंस भी टैली होगा। ट्रायल बैलेंस भी आपको पता नहीं, आगे बताऊंगा क्या है, तो बेटा टैली होगा। यही वो एस्पेक्ट है जिसकी वजह से आपकी अकाउंटिंग में हर बार डेबिट और क्रेडिट इक्वल होता है। ओनर ने 25,000 रुपए बिजनेस में कैपिटल लाया, एक बार आप उसी 25,000 को कैश बोल के डेबिट करते हो, एक बार उसी 25,000 को आप कैपिटल बोल के क्रेडिट करते हो। 25,000 लाया एक ही बार है, लेकिन आप उसका अकाउंटिंग डेबिट क्रेडिट इस एस्पेक्ट के, इस नजरिए के हिसाब से करते हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो, दैट मींस यू आर फॉलोइंग द ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। यस और नो? बच्चों मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा सभी को, एक दो लेक्चर आपके, एक दो चैप्टर होने के बाद ये कॉन्सेप्ट के लेक्चर वापस देखना। फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, नहीं करोगे तो गलती करने वाले हो मेरे बच्चे। आप प्लीज 2 चैप्टर होने के बाद ये कॉन्सेप्ट के लेक्चर वापस देखना। आधा आधा घंटे के लेक्चर है बेटा, 2 कॉन्सेप्ट के। ये सेकंड लेक्चर, इसके पहले का पहला था। 30 मिनट के 2 लेक्चर, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगी फिर से। हाँ, ध्यान देना बेटा। उसके बाद है डिस्क्लोजर, मटेरियलिटी, रेवेन्यू मैचिंग। डिस्क्लोजर, इस कॉन्सेप्ट का कहना है, ध्यान देना, साफ सभी चल रही थी ना इसलिए वो मास्क पहनना पड़ता है। इस कॉन्सेप्ट का कहना है, हे अकाउंटेंट सुन, तू क्या करेगा, ऑल सिग्निफिकेंट एंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करेगा। हे अकाउंटेंट सुन, यू हैव टू डिस्क्लोज ऑल द सिग्निफिकेंट एंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ये तेरी ड्यूटी, ये तेरा धर्म है, कर्तव्य है। अगर वो ऐसा करता है, दैट मींस वो डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा है। आपने सारी सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना है। कहां पे डिस्क्लोज करना है सर? फिनेंशियल स्टेटमेंट में, इन फिनेंशियल स्टेटमेंट। उसमें भी कहां पे? एट द फुट नोट, फिनेंशियल स्टेटमेंट के नीचू में। अब जो बच्चों का अभी 10th के बाद, अभी 11th कॉमर्स में फर्स्ट टाइम आए हैं, उनको फिनेंशियल स्टेटमेंट क्या है पता ही नहीं है। डोंट वरी, चिंता मत करना, आगे आने वाला है। फिनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल अकाउंट है ना, फाइनल अकाउंट, फिनेंशियल स्टेटमेंट। यानी फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे हम लोग आगे, पूरा चैप्टर है इसके ऊपर। इसलिए मैंने बोला कि ये कॉन्सेप्ट के लेक्चर आपको आगे वापस देखना है, लेकिन फिर भी ध्यान दो अभी। सो हे अकाउंटेंट सुन, सारी सिग्निफिकेंट काम की इंपॉर्टेंट अच्छी इंफॉर्मेशन तूने डिस्क्लोज करना है एट द फुट नोट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आप ऐसा कर रहे हो, दैट मींस आप डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हो। जैसे आप कहीं किराए से रूम लेने के लिए गए, ये एक ओनर है, ये और ये आप हो, ये आपने रूम का पैसा दे दिया, ओनर आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, रूम की चाबी भी दे दिया आपको, ये रूम की चाबी दे दिया, ये ओनर ने आपको रूम की चाबी दे दिया, और ओनर ने आपको सारी इंफॉर्मेशन बताई, और उसमें एक ऐसी इंफॉर्मेशन थी जैसे कि भैया ये रूम के अंदर में एक लड़की मर चुकी है कुछ दिन पहले, और उसके बाद 2 लोग यहाँ पे आए थे, वो पागल होके चले गए। बोलो क्या ये सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि हाँ आप तुरंत उसका पैसा दिया हुआ वापस ले लोगे और उसकी चाबी उसको लौटा दोगे? भैया मेरे को नहीं आना है रूम में, क्योंकि ओनर ने आपको सारी सिग्निफिकेंट और इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दिया। इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना बहुत जरूरी है। जब भी आप किसी से सौदा करते हो, आप मान लो किसी से कार खरीद रहे हो सेकेंड हैंड, उस कार की सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन पूछोगे नहीं उसको। वैसे ही उसी प्रकार से आप अगर किसी धंधे में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उस धंधे के फिनेंशियल स्टेटमेंट, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में सारी सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन का डिस्क्लोजर आना बहुत जरूरी है। और अगर वो डिस्क्लोजर नहीं है तो बताओ, किसी को फंसाने के काम हो गए नहीं। इसीलिए कॉन्सेप्ट आ गया, और ये कॉन्सेप्ट बोल रहा है, हे अकाउंटेंट सुन, यू हैव टू डिस्क्लोज, तुझे डिस्क्लोज करना पड़ेगा सारी सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अगर वो ऐसा कर रहा है, दैट मींस वो डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट है मेरे बच्चे, मटेरियलिटी। हो गया है कि नहीं हो गया मुझे पता नहीं, बट एक बार ले लेता हूं। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट का कहना है, हे अकाउंटेंट सुन, तूने क्या करना है, सारे मटेरियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। यू हैव टू रिकॉर्ड ऑल मटेरियल ट्रांजैक्शंस को क्या कर, रिकॉर्ड कर, उसकी अकाउंटिंग कर। अगर इमटेरियल ट्रांजैक्शन है तो उसे इग्नोर कर दे, इग्नोर कर दो।
उसकी अकाउंटिंग मत करो। इमटेरियल है तो उसको इग्नोर कर दो, उसकी अकाउंटिंग मत करो। सर एग्जांपल, राह चलते भिखारी को 1 रुपया डोनेशन दिया, घर पे आके अकाउंटिंग करते हो क्या उसकी? नो। क्यों? क्योंकि 1 रुपया ये इमटेरियल अमाउंट है। वही राह चलते भिखारी को 5,000 रुपए दे दिए, हाँ घर पे आके हिसाब लिखना पड़ेगा क्योंकि 5,000 ये मटेरियल है। सो मटेरियल ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग करो, इमटेरियल को इग्नोर करो। मटेरियल की अकाउंटिंग करो, इमटेरियल को इग्नोर कर दो। अगर अकाउंटेंट ऐसा कर रहा है दैट मींस वो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा है। यस और नो? और उसके बाद बेटा लास्ट वाला रेवेन्यू। आप ये एग्जाम्पल भी लिख लेना बेटा मेरे साथ साथ प्लीज। जो भी भिखारी का ये वो मैं एग्जाम्पल वगैरह बताता हूँ वो सारे साथों साथ लिख लेना। कार का, रूम का, वो मर गई, ये हो गया, ऊपर जो एग्जाम्पल दिया था ये चाबी का एग्जाम्पल प्लीज लिखा करो। रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है एक्सपेंसेस, प्लीज लिखो बेटा, ऑफ पर्टिकुलर पीरियड should match with the revenue of same particular period। सर म्हणजे अरे बाबा किसी पर्टिकुलर पीरियड के रेवेन्यू के अगेंस्ट में उसी पर्टिकुलर पीरियड के एक्सपेंसेस आने चाहिए या एक्सपेंसेस के अगेंस्ट में उसी पर्टिकुलर पीरियड का रेवेन्यू आना चाहिए। सर मतलब प्लीज ध्यान देना, मान लो इस पीरियड में मैंने क्वांटिटी में बात कर रहा हूं, प्लीज ध्यान देना। इस पीरियड में मैंने माल खरीदा, परचेस, कितना क्वांटिटी? 10 क्वांटिटी, और मैंने माल बेच दिया, कितना क्वांटिटी? 8 क्वांटिटी। नंबर्स में बात कर रहा हूं, रुपए में नहीं। अभी 2 मिनट के लिए माल खरीदा 10 क्वांटिटी, माल बेचा 8 क्वांटिटी। बोल मेरे बच्चे रेवेन्यू कितने क्वांटिटी का है? इनकम कितने क्वांटिटी का है? 8। और खर्चा कितने क्वांटिटी का दिख रहा है? खर्चा कितने क्वांटिटी का दिख रहा है? 10। अरे रे 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 रे, ये तो गलत हो गया, ये मैचिंग थोड़ी हुआ। जब रेवेन्यू 8 क्वांटिटी का है तो खर्चा भी 8 क्वांटिटी का ही होना, लेकिन खर्चा तो 10 क्वांटिटी का दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है। कम करो, कम करना है तो अपोजिट साइड में लिख लेता हूं, ये 2। अब देखो ये 10 माइनस 2 कितना दिख रहा है? खर्चा 8। तो खर्चा भी 8 क्वांटिटी का और रेवेन्यू भी 8 क्वांटिटी का। अगर ऐसा है दैट मींस यू आर फॉलोइंग द रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट। इसके ऊपर में डिटेल डिस्कशन होगा फाइनल अकाउंट ये चैप्टर में। समझ में आया अभी तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना, भरोसा रखना। डिटेल डिस्कशन कहां होगा? फाइनल अकाउंट में, क्योंकि ये जो मैंने टी शेप फॉर्मेट बनाया है ना, ये फाइनल अकाउंट के ट्रेडिंग अकाउंट का है। ये जो टी शेप फॉर्मेट बनाया है, जो ये जो टी शेप फॉर्मेट है बेटा, यस और नो? सो रेवेन्यू मैचिंग कहता है कि इस पीरियड के रेवेन्यू के अगेंस्ट में इसी पीरियड के खर्चे चाहिए, ना फ्यूचर के ना पास्ट के। इस पीरियड में इसी पीरियड की इनकम, इस पीरियड में इसी पीरियड के खर्चे। यस और नो? अगर ऐसा हो रहा है दैट मींस यू आर फॉलोइंग द रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट। यस और नो? यहां तक किसी को कोई डाउट है मेरे बच्चे तो आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है 9822093220। फील फ्री टू व्हाट्सएप योर डाउट ऑन माय नंबर। थैंक यू वेरी मच। 11th स्टैंडर्ड के अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एक बार फिर से बताऊंगा मेरे बच्चे। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के लेक्चर्स को आपने आगे एक बार फिर से देखना है, जब आपके और 1-2 चैप्टर हो जाएंगे ना 11th स्टैंडर्ड के, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट के लेक्चर, ये 13 के 13 कॉन्सेप्ट एक बार फिर से देखना मेरे बच्चे, मजा आ जाएगा आपको। डन? वैसे मैं समय समय पे रिवाइज करूंगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम सेफ, स्टे सेफ मेरे बच्चे।